नमस्कार दोस्तों। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, एक करंट अफेयर्स पे डील करेंगे। आज का जो करंट अफेयर्स है इसमें कुछ पॉइंट हमारे पास निकल कर आते हैं, 6-7 पॉइंट है। उसको हम लोग डिटेल में बात करेंगे और डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आइए हम पहले विषय के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या विषय पे आज हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। पहला विषय है स्वप्निल कुंसाले की, जो पेरिस ओलंपिक में जिन्होंने स्वर्ण कांस्य पदक जीतने का काम किया है निशानेबाजी में। दूसरा विषय है हुलोंग पार गिब्बन वन्यजीव जो अभयारण्य है। हुलोंग पान गिब्बन एक प्रकार का बंदर का प्रजाति है। उससे रिलेटेड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। युग युगीन भारत संग्रहालय है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या है क्या नहीं, उससे रिलेटेड क्या बातें कही गई है। स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। मूल्य निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप 4.0 संस्करण की बात करेंगे। संजय शुक्ला राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं, हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। आइए पहली चीज़ हम देखते हैं, स्वप्निल कुसाले ने जीता पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक। कौन है ये, इनके बारे में हम बात करने का प्रयास करेंगे। चर्चा में क्यों है? पेरिस ओलंपिक में स्वप्निल कुसाले ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन शूटिंग में कांस्य पदक जीता है। फाइनल में स्वप्निल कुसाले 451.4 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। चीन के वाईके लियू ने 463.6 अंकों के साथ स्वर्ण पदक तथा यूक्रेन के एस कुलिश ने 461.3 अंकों के साथ रजत पदक जीता है दोस्तों। स्वप्निल पुरुषों के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज हैं। इनके पहले इन्होंने ये कारनामा और किसी के द्वारा नहीं किया गया है। पेरिस ओलंपिक में यह भारत का तीसरा पदक है। तीनों पदक निशानेबाजी स्पर्धा में आए हैं दोस्तों। स्वप्निल कुसाले कौन है, क्या करते हैं, कहाँ जन्म स्थान है, क्या इनका बैकग्राउंड है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। स्वप्निल कुसाले का जन्म 6 अगस्त 1995 को पुणे में एक किसान परिवार में हुआ था। पुणे के बेसिकली पुणे के रहने वाले हैं। वर्ष 2015 में इन्होंने कुवैत में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में जूनियर वर्ग में 50 मीटर राइफल प्रोन 3 में स्वर्ण पदक जीता था दोस्तों। इन्होंने 59वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप तथा 61वीं राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भी स्वर्ण पदक जीतने का काम किया था इन्होंने। इससे प्रश्न निकल कर आता है दोस्तों कि पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन है? तो इनमें इन्हीं का नाम आएगा, स्वप्निल कुसाले का नाम आएगा। और दूसरा जो हमारे पास करंट अफेयर्स के रूप में सामने से निकल कर आ रहा है, जिस पे हम लोगों को डिस्कस करने की जरूरत है, वो है हुलोंग पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य। हुलोंग पार गिब्बन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता देता हूँ। हुलोंग पार गिब्बन एक प्रकार का बंदरों का एक प्रजाति है, और उन्हीं प्रजाति जहाँ उन लोग को रखा जाता है उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में हम लोग बात करने का काम करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं। ये चर्चा में क्यों है दोस्तों? केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हुलोंग पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य के कुछ हिस्से में तेल और गैस की खोज के लिए ड्रिलिंग की मंजूरी प्रदान कर दी है दोस्तों। इसलिए यह टॉपिक आज चर्चा के विषय है। इसमें लुप्त प्राय हुलॉन्ग गिब्बन को और अधिक खतरा हो सकता है। एक तरीके से देखा जाए तो हुलॉन्ग गिब्बन ऑलरेडी इंडेंजर्ड है, और इस तरीके के एक्टिविटी को और इनके इंडेंजर्ड की जो चांसेस है उसको और बढ़ाने का काम करेगा दोस्तों। हो सकते हैं लुप्त हो जाए। हुलोंगा पार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य ये क्या है? हुलोंगा पार गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यह असम के जोराहाट जिले में स्थित है दोस्तों। इसे वर्ष 1997 में असम सरकार द्वारा वन्यजीव अभयारण्य का दर्जा दिया गया था दोस्तों। यह भारत का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जिसका नाम गिब्बन के नाम पर रखा गया है, इसे याद रखिएगा। भोगदोई नदी इस अभयारण्य की सीमा से होकर बहती है। इस अभयारण्य में हुलॉक गिब्बन, बंगाल स्लो लोरिस, भारतीय हाथी, बाघ, तेंदुए, जंगली सुअर, गिलहरी आदि जानवर पाए जाते हैं दोस्तों। हुलोंग गिब्बन क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। यह पूर्वोत्तर भारत के पूर्वी हिस्सों में, बांग्लादेश में, म्यांमार और दक्षिणी चीन में पाया जाता है दोस्तों। भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 2 अलग अलग हुलोंग गिब्बन की प्रजातियां पाई जाती है। एक पूर्वी हुलॉन्ग गिब्बन है, एक पश्चिमी हुलॉन्ग गिब्बन है। IUCN की लाल सूची में पश्चिमी हुलॉन्ग गिब्बन को लुप्त प्राय इंडेंजर्ड
की कैटेगरी में रखा गया है। असुरक्षित, पूर्वी हुलॉन्ग गिबन जो है असुरक्षित है, जो वल्नरेबल है, यानी दोनों की स्थिति एक जैसी हो रखी है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। वन्य जीव, अगर आपसे कोई पूछे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम इस 1972 अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है, इससे प्रश्न क्या उठते हैं कि हुलोंगा पार गिबन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में, तो इसका उत्तर असम होगा दोस्तों। युग युगिन भारत संग्रहालय ये क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ है और क्यों चर्चा में है, इस पर बात करेंगे। चर्चा में क्यों है? हाल ही में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र शेखावत ने युग युगिन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किया है दोस्तों। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका आयोजन 1 से 3 अगस्त 2024 तक नई दिल्ली के भारत मंडप में होगा दोस्तों। इस सम्मेलन का उद्देश्य युग युगिन भारत संग्रहालय की कल्पना को साकार करने में राज्य संग्रहालय और केंद्र सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। यह युग युगिन भारत संग्रहालय के निर्माण के लिए इनपुट प्राप्त करने के अभ्यासों की एक श्रृंखला का हिस्सा है। क्या क्या है दोस्तों युग युगिन भारत संग्रहालय, क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। युग युगिन भारत संग्रहालय, युग युगिन भारत संग्रहालय सेंट्रल विस्टा पूर्ण विकास परियोजना के हिस्से के रूप में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के बनाया जाएगा। वर्तमान समय में नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में विभिन्न मंत्रालयों के कार्यालय। यह दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा दोस्तों। यह 1,54,000 वर्ग मीटर में फैला होगा। इस संग्रहालय को फ्रांस के सहयोग से एडेप्टिव रीयूज के माध्यम से विकसित किया जाएगा। इससे प्रश्न उठते हैं युग युगिन भारत संग्रहालय को किस देश से सहयोग के विकसित किया जाएगा, इसका उत्तर होगा फ्रांस दोस्तों। स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम क्या है, आइए इसके बारे में पता करते हैं। यह चर्चा में क्यों है? राष्ट्रीय लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम की शुरुआत 5 जनवरी 2015 को की गई थी। स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम की शुरुआत 5 जनवरी 2015 को की गई थी दोस्तों। इसका उद्देश्य पूरे देश में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों की जगह स्मार्ट और ऊर्जा कुशल LED स्ट्रीट लाइट लगाना है। यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है दोस्त। इसे ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक देश में 1,31,10,745 LED स्ट्रीट लाइटें स्थापित की गई है दोस्तों। इसके परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष लगभग 8,806 मिलियन यूनिट की अनुमानित ऊर्जा बचत हुई है। ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड क्या है? यह विद्युत मंत्रालय के तहत निम्नलिखित 4 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। यह उपभोक्ताओं, उद्योगों और सरकारों के लिए ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों के माध्यम से उनकी ऊर्जा जरूरतों का प्रभावपूर्ण प्रबंधन करती है। इसके ऊर्जा दक्ष समाधान से भारत को प्रतिवर्ष 47 अरब किलोवाट प्रति घंटा से अधिक की बचत हुई है। 3.65 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन कम हुआ है दोस्तों। प्रश्न अगला हमारे पास निकल कर आता है, जो करंट अफेयर्स के रूप में देखा जा रहा है। मूल्य निगरानी प्रणाली मोबाइल ऐप का 4.0 संस्करण है। क्या कहता है, क्या है इसके बारे में, आइए बात करते हैं। चर्चा में क्यों है? हाल ही में मूल्य निगरानी प्रणाली, जिसको हम PMS कहते हैं, हाल ही में मूल्य निगरानी प्रणाली PMS मोबाइल ऐप के 4.0 संस्करण को लॉन्च किया गया है। इसको केंद्रीय उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने लॉन्च किया है। इसमें अगस्त 2024 से मूल्य निगरानी के तहत 16 अतिरिक्त वस्तुओं को भी शामिल किया गया जाएगा। इसमें से कौन कौन वस्तुओं को शामिल किया जाएगा दोस्तों? बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, रागी हो गया, सूजी हो गया। सूजी मतलब गेहूँ, मैदा मतलब गेहूँ, मैदा गेहूँ, सूजी गेहूँ, बेसन, घी, मक्खन, बैंगन, अंडा, काली मिर्च, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, केला, इन सभी का प्राइस निर्धारित होगा। आपको इस ऐप में इसका प्राइस पता चलेगा आपको दोस्तों। पहले दैनिक मूल्यों की निगरानी के तहत 22 वस्तुओं को शामिल किया गया था।
इस ऐप के जरिए अब कुल 38 वस्तुओं के मूल्य की निगरानी की जाएगी, देखभाल की जाएगी। उपभोक्ता मामलों का विभाग 34 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 550 केंद्रों से दैनिक कीमतें की निगरानी कर रहा है दोस्तों। यह मूल्य डेटा सरकार, आरबीआई और अन्य विश्लेषकों को सीपीआई मुद्रास्फीति के बारे में नीतिगत निर्णय के लिए अग्रिम इनपुट प्रदान करने का काम करता है। और एक और करंट अफेयर सामने हमारा जो लास्ट है निकल कर आ रहे हैं, संजय शुक्ला, ये कौन है इसके बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक हैं। चर्चा में क्यों है? हाल ही में संजय शुक्ला ने राष्ट्रीय आवास बैंक के प्रबंध निदेशक का कार्यभार ग्रहण किया है दोस्तों। नेशनल हाउसिंग बैंक एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बैंक एक अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान एआईएफआई है। इसका स्वामित्व पूर्ण रूप से केंद्र सरकार के पास है। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह देश में आवास क्षेत्र के लिए शीर्ष वित्तीय संस्था है। इसका लक्ष्य आवास वित्त संस्थानों को बढ़ावा देना है और ऐसे संस्थानों की वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना है दोस्तों। नेशनल हाउसिंग बैंक का स्थापना कब हुई थी दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा 1988। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखें।